हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों प्लीज़ ध्यान देना बेटा, डिप्रिसिएशन टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट? प्लीज़ ध्यान दे दो अच्छे से। डिप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी वो एक बार मैं पहले रिवाइज करवा देता हूँ, एक दिन का अपना ब्रेक हो गया ना। देखो ध्यान देना बेटा, डिप्रिसिएशन का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था। बेसिकली डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ द असेट। किसी असेट की मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो उसका डिप्रिसिएशन से कोई संबंध है क्या? नो। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो असेट की बुक वैल्यू लिखी है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो असेट की वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये टर्म आपके जीवन में ज़िंदगी भर आने वाली है। बुक वैल्यू है ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू लिखी होती है वो, वन मोर टाइम बोलो, बुक वैल्यू है ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू लिखी है वो। मैंने एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए की, एंट्री पास कर दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और मशीन टू बैंक 10 लाख। अब वो मशीन मेरे बुक में कितने पे लिखा? 10 लाख। तो हाल फिलहाल की बुक वैल्यू कितनी है? 10 लाख। फिर वो मशीन खरीदने के बाद उसकी वैल्यू 11 लाख भी हो गई तो भी बुक वैल्यू कितनी है? 10 लाख। मशीन खरीदने के बाद उसकी बुक वैल्यू 9 लाख भी होगी तो मशीन कितनी है? 10 लाख। समझ में आया क्या? तो जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू लिखी है वो रहेगी बुक वैल्यू। तो अच्छे से ध्यान से सुनना आप सब लोग। मैंने बुक वैल्यू कितनी लिख दी? 10 लाख। एक साल बाद 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लग गया मशीन पे। बोलो अब एक साल बाद बुक वैल्यू कितनी बची? 9 लाख। और एक साल बाद 1 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया। बोलो बुक वैल्यू कितनी बची? 8 लाख। यानी हर साल बुक वैल्यू क्या हो रही? रिड्यूस। किसकी वजह से? डिप्रिसिएशन। इसीलिए मैंने अंग्रेजी में सेंटेंस लिख दिया, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक में ऑफ बुक वैल्यू किसका? डिप्रिसिएबल असेट। मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और एक्सेट्रा लाइक रीजंस। और आई कैन से एक और मीनिंग है डिप्रिसिएशन का, इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक एग्जांपल लिखवाया था, असेट की कॉस्ट है 100, यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो एक साल खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, बचा 80, एक साल और खत्म हो गया और 20 खत्म हो गया, बचा 60। यानी इस 100 रुपये को देखो मैंने 20 20 20 20 20 कितने साल में डिवाइड किया बेटा? 5 साल में। इस 5 साल में डिवाइड करने की प्रोसेस को अंग्रेजी में कहते हैं अलोकेशन। बरोबर है क्या? सो वो डिप्रिसिएशन इज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक और एग्जांपल लिया था जहाँ पे स्क्रैप वैल्यू थी। अब असेट की कॉस्ट दी मैंने 100 और यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वो असेट मुझे वापस कितना पैसा कर देगी? मेरा 10। तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 90। तो अब उस नेट कॉस्ट को 90 को मैं एलोकेट करूँगा। 90 देखो 18 18 18 18 18 18 5 90। इस 90 को मैंने एलोकेट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस, ऐसा लिखना, अ प्रोसेस ऑफ एन एलोकेशन ऑफ, प्रोसेस वर्ड लिख देना वहाँ पे। डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लिखा सभी ने? इज द प्रोसेस ऑफ, बस इतना ही लिखना है। डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस ऑफ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। उसके बाद हमने देखा था डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है। मैंने वजह बताई थी, एक साल खत्म होने के बाद किसी को डिप्रिसिएशन का अमाउंट देना है क्या? नो। किसी को पैसा देना है क्या उसका? नो। खर्चा है बट पेमेंट नहीं करना है, खर्चा है बट पेमेंट नहीं करना। कैश कम नहीं होगी, क्या कम होगी? असेट की बुक वैल्यू कम होगी। कैश कम नहीं हो रही इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। सैलरी की वजह से कैश कम होता है इसलिए सैलरी नॉन कैश एक्सपेंस नहीं हुआ। कुछ बात समझ में आई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूँ तो दो तरीके हैं, या तो असेट पे चार्ज करो यानी असेट की वैल्यू कम होगी यानी टू असेट, या तो प्रोविजन पैदा करो, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करो। दोनों केस में डिप्रिसिएशन तो डेबिट होकर ही रहेगा, लेकिन एक केस में असेट पे चार्ज कर रहे, दूसरे केस में प्रोविजन क्रिएट कर रहे। एक केस में असेट पे चार्ज कर रहे, दूसरे केस में प्रोविजन क्रिएट कर रहे। एक केस में असेट को चार्ज कर रहे, दूसरे केस में प्रोविजन क्रिएट कर रहे। दोनों में से कोई तो एक मेथड रहेगी। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि चार्ज टू असेट है या मेकअप प्रोविजन। बोल बेटा। पहला वाला। दोनों में कोई फर्क है क्या? प्रोविजन क्रिएट किया तो प्रोविजन लायबिलिटी साइड में लिखते हैं और असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगी? ऐसा लिखो, ग्रॉस वैल्यू पे। असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगी? ग्रॉस वैल्यू पे। और ये डिप्रिसिएशन। और नेट इफेक्ट क्या आया दोनों का? 90 क्या आया? नेट इफेक्ट।
और जब कभी भी आप पहली मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो बेटा डायरेक्टली असेट पे, तो यहाँ पे असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगी, नेट वैल्यू पे। असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगी, नेट। दोनों केस में देख लो असेट अल्टीमेटली कितना दिख रहा है, नेट इफेक्ट 90 का ही दिख रहा है, यस और नो। इसीलिए जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, दो अलग अलग तरीके हैं, कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, यस और नो कि मेथड कौन सी यूज़ करना है। चले आगे। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट एन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, काफ़ी सारी मेथड्स है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसी का एक और नाम हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट अपना इक्वल इंस्टॉलमेंट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरी WDV, तीसरी एन्यूटी, देन सिंकिंग फंड, देन SYD, देन प्रोडक्शन यूनिट, देन मशीन आवर, देन डिप्लेशन, देन इंश्योरेंस पॉलिसी। काफ़ी सारी मेथड्स है, उसमें से हमें कौन सी मेथड पढ़नी है, पहली दो, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ जानकारी दिया था थोड़ी सी। कॉस्ट दिया है फॉर एग्जांपल एक असेट का 10,000, कॉस्ट यानी हिस्टोरिक कॉस्ट, ऊपर कहीं रजिस्टर में मार्जिन में लिख के रखना है तो लिख लो कॉस्ट इज इक्वल टू हिस्टोरिक कॉस्ट, वन एंड सेम थिंग, यस और नो। कॉस्ट यानी क्या, हिस्टोरिक कॉस्ट। भूतकाल में आपने मशीन जितने पे खरीदा था उस कॉस्ट को बोलते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट, बरोबर। बाद में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है फॉर एग्जांपल, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया आपको समझाने के लिए, सब लोग ध्यान देना बेटा। डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर पूछा है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, SLM। तो मैंने SLM का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हिस्टोरिक कॉस्ट और कॉस्ट माइनस क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सर एस्टिमेटेड क्यों वर्ड यूज़ करते, क्योंकि एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू तो भगवान को ही मालूम है। मैंने आज ये टीवी खरीदा, 4 साल बाद बेचने वाला हूँ, बोलो कितने में बिकेगी। इस ब्रह्मांड का कोई इंसान बता सकता है क्या 4 साल बाद कितने में बिकेगी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अंदाज। जैसे आप कार खरीदते हो, आपने बोला 10 लाख की कार है, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद बेचूंगा भी तो 2 लाख तो आएंगे ही आएंगे, ये क्या है, 2 लाख तो आएंगे ही आएंगे, अंदाज है, बराबर है क्या। और यूजफुल लाइफ भी एस्टिमेटेड है। अब कंपनी बोलती है कार की यूजफुल लाइफ 10 साल है, लेकिन भारतीय लोग 50 साल एक कार यूज़ करते हैं, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है ना, तो वो अंदाज है। एक्चुअल में क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। काफ़ी सारे ब्रिजेस जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे हमारे देश में, उनकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 50 साल थी, 200 साल हो गए, आज भी लोग यूज़ कर ही रहे। जब तक कोई मरेगा नहीं उस ब्रिज पे, तब तक नया ब्रिज बनेगा क्या वहाँ पे, नो, है ना। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, एक्चुअल में कितनी यूजफुल लाइफ रहेगी हमें नहीं मालूम, ये अंदाज है। तुमको मालूम है यहाँ पे कितने बार अंदाज यूज़ किया, 2 बार, एक बार एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में और एक बार एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में, 2 बार अंदाज यूज़ किया। और ये अंदाज, ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो उससे जो आंसर आएगा वो भी कैसे रहेगा, अंदाज। मतलब डिप्रिसिएशन भी क्या है, अंदाज। और डिप्रिसिएशन जो जाता है P&L के डेबिट में, खर्चा है ना, ये डिप्रिसिएशन P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ये खर्चा है, तो खर्चा भी क्या है, अंदाज। तो P&L से जो प्रॉफिट आएगा वो एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट है, वो भी अंदाज। इसीलिए ये अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बचपन में पढ़ा होगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग अंदाज बेसिस पे चलता है, तो वो अंदाज का एक एग्जाम्पल है, यस और नो। कोई अगर पूछे कि अकाउंटिंग में एक्यूरेट प्रॉफिट क्यों नहीं आता, नेट प्रॉफिट लिखने के बाद में भी वो नेट प्रॉफिट एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में काफ़ी जगह पे अंदाज यूज़ होते हैं, है ना। और अंदाज हर बार सही रहेंगे गारंटी है क्या, नो। एस्टिमेशंस में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, यस और नो। एक और एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2, SLM का ही लिखना है बेटा सभी ने, SLM का ही एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना है। लिखो एक्विजिशन कॉस्ट, और कॉस्ट के आगे लिख लो परचेज मशीन, कॉस्ट ब्रैकेट में लिख देना। बोलो बेटा कितने में मशीन खरीदा, 10,000 में। बाद में इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए 2,000, बरोबर है क्या। ट्रांसपोर्ट चार्जेस मशीन को लाने के लिए 6,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ
5 years is 3000. Calculate amount of depreciation as per original cost method for first year, second, third, fourth and fifth. Also calculate. बिल्कुल सही जवाब. बुक वैल्यू, बीवी बुक वैल्यू लिखना है ऐसा पूरा डबल है, BOOKVALUE, बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर. नहीं सॉरी, ओके 6000. छः हज़ार. ओके. क्वेश्चन लिखा बेटा सभी ने? तुम्हारे कॉलेज में कितने दिन पहले हुआ डिप्रिसिएशन? अच्छा अच्छा, मंडे को मतलब 7-8 दिन पढ़ाया डिप्रिसिएशन. ये मानस है तूने ब्रेसलेट जो बुलवाया स्टड मफिन से बुलवाया गया है? दोस्त ने दिया है. ऐसे ब्रेसलेट की बहुत ऐड चल रही है अभी, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए. लिखा? सर पहले का आंसर 3000 है. सबका आया 3000? विनीत नहीं हुआ? लिखा आराम से, कोई कहीं. कितनी है बता. टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी है? 18. 4 साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 4 साल का डिप्रिसिएशन 1 साल का कितना है? हाँ बराबर है, मुझे लगा 4,000 है. बराबर है. तो 18 में से 12 गए 6. वेरी गुड. चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ सारी चीज़ें. देखो ज़रा ध्यान देना. आई थॉट 4000, 4 4 16 मैंने कर दिया तो मुझे 2000 लग रहा है. किया बेटा सभी ने? देखो तो ज़रा एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना आप सब लोग. मैं आंसर लिख रहा हूँ. पहले क्या पूछा है बताओ? लिखो ऐसा, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. सो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बोलो बेटा बोलो, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. अब तुम बताओ बेटा, कौन बताएगा कॉस्ट कितनी है? वेरी गुड, 18,000. असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी खर्चे असेट के लिए इनकर किए वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करो. तो बोलो बेटा, असेट खरीदा 10 की, इंस्टॉलेशन का खर्चा 2, लाने का खर्चा 6, 10 और 2 12 और 6, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 18. तो कितनी लिख दो? 18 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल. तो 15 अपॉन 5 कितना है बेटा? 3000 पर एनम. तो हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 3000. स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार डिप्रिसिएशन निकाल लिया तो हर साल सेम रहेगा, क्योंकि अमाउंट सेम रहती है इसमें, इसीलिए तो स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ पे. ये आ गया डिप्रिसिएशन. आगे और क्या पूछा है? कैलकुलेशन ऑफ
बुक वैल्यू कब की पूछा है? एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर और एंड ऑफ फोर्थ ईयर, बरोबर ना? लो बेटा, बुक वैल्यू कैसे निकलती है ध्यान रखना। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, 1 लाख की एसेट है, 10,000 का डिप्रिसिएशन चला गया, बोलो बचा कितना? 90, ये क्या है? बुक वैल्यू। और 10 चला गया, बचा कितना? 80, ये क्या है? बुक वैल्यू। तो असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करते तो क्या मिलती है? बुक वैल्यू। लो बेटा, सब लोग बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिखो। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। देयरफॉर बुक वैल्यू कौन से निकालना है बेटा बताओ तो? पहले साल के आखिरी की, दूसरे के, तीसरे के या चौथे के? चौथे के आखिरी की। तो कॉस्ट कितनी थी? 18,000 निकाली थी ना हमने। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस हो गया 3,000 ना। बोलो बचा क्या? बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का एंड बोलो, चाहे सेकेंड ईयर का स्टार्ट बोलो, बात तो एक ही है। हाँ बोलो कितना बचा? 15। फिर से एक डिप्रिसिएशन माइनस करो। आप डायरेक्टली भी 4 बार डिप्रिसिएशन लिख सकते हैं, बस मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा पूछ लिया बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो आंसर क्या रहेगा? 15। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पूछा तो आंसर क्या रहेगा? 12। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पूछा तो 3 साल तक का डिप्रिसिएशन माइनस करो। बोलो बचा कितना? क्या मिला है? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और अगर एक डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मिल जाएगा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ, ये आपका आंसर, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, बरोबर? ये समझ में आया मुन्ना सभी को? पक्की बात? तो सर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यही मेथड से करना है करके? हाँ आपको बोला रहेगा ना, मेथड मैंने चेंज कहाँ की? नहीं मतलब आएगा। हाँ क्वेश्चन में बोला रहेगा कि एसएलएमसी करो तो एसएलएम ही होना, अलग अलग मेथड से अलग अलग अमाउंट आती है डिप्रिसिएशन की। हाँ मैं बताऊंगा ना। चलो अगर आपको यहाँ पे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पूछा रहता तो आंसर ये रहता, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पूछा तो आंसर ये रहता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ, मान लो ऐसी अलग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं सवाल है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 15th ईयर पूछा है, सॉरी बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 15th ईयर पूछा है, तो कितने साल के डिप्रिसिएशन? मैंने बोला ये क्वेश्चन नहीं, कोई अलग पूछ रहा हूँ मैं। बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 15th ईयर पूछा है तो कितना डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे? मतलब जो आया अपना उसको माइनस करो। कॉस्ट में से 14 बार कॉस्ट में से 13 बार डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 15th ईयर का स्टार्टिंग यानी 14th का एंड, कॉस्ट में से 14 बार माइनस करेंगे। 15th ईयर के एंड का डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू पूछा है तो कॉस्ट में से 15 बार माइनस करेंगे। यहाँ पे चौथे साल के एंड का पूछा था तो 4 बार डिप्रिसिएशन माइनस किया। देखो 1 2 3 4। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? इसी बुक वैल्यू का एक और नाम क्या है मालूम है क्या? WDV। डोंट गेट कंफ्यूज, ये WDV मतलब WDV मेथड नहीं है, बुक वैल्यू का ही एक और नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV लिख लो ऊपर। बुक वैल्यू का ही एक और नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये WDV मेथड नहीं है। बुक वैल्यू का एक और नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। सो WDV एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर निकाला मैंने, WDV और BV एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना आया? 6,000। सिंपल था। चलो आगे लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। लिखा बेटा सभी ने? डन। एग्जाम्पल नंबर 3, लिखो परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी 1 लाख
ब्रैकेट में लिखना सेकेंड हैंड मशीनरी, रिपेयर्स 20,000, इंस्टॉलेशन 30,000, estimated scrap value at the end of 4th year 30,000, calculate amount of depreciation if rate of depreciation is 20% per annum, if rate of depreciation is not given। दो बार डिप्रिसिएशन निकालना है, एक बार रेट दिया है तो क्या, रेट दिया है तो कैसे निकालते हैं वो आपको अभी तक मालूम नहीं है, उसका बस फॉर्मूला लिख करके रख लो आपके पास में। दोनों में 30,000 ही आ रहा है। किसमें 30,000 ही है डेप्रिसिएशन। नहीं ना रे, हाँ पक्का हाँ। हर बार सेम नहीं रहेगा। हाँ, एक काम करो, रेट को कर दो 25%, डन। फिर दोनों टाइम डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग होगी। हाँ, आने देना अलग, वही तो खास बात है मेथड की, इसीलिए तो मेथड सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार डिप्रिसिएशन के सारे मेथड की अमाउंट सेम आएगी, अगर आती है तो उसे मात्र एक इत्तेफाक बोला जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब मैं लिख रहा हूँ डिप्रिसिएशन, और देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, और मेथड कौन सी है, SLM। बोलो फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। वेरी गुड। नहीं नहीं, कॉस्ट इनटू रेट, खत्म, कितना आसान है, कोई स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का काम नहीं। अगर रेट दिया हुआ है तो समझ जाओ उन्होंने सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही प्रॉपर रेट कैलकुलेट किया है, तो नो नीड टू डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू, डन। रेट अगर दिया है तो गावरान भाषा में स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का काम नहीं, चाहे कोई भी मेथड हो। बोलो कॉस्ट कितनी है असेट की, 1,50,000 इंटू 25/100 तो 37,500। इंटू 25%, वेरी गुड। कितना है बेटा, 37,500। और अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो 30,000। यह आया 37,500 पर एनम। एक नई चीज़ अभी आपके फार्मूला बुक में ऐड हो जाएगी, या आपके इसमें बुक में एक नया फार्मूला, रेट अगर दिया तो क्या फार्मूला रहेगा, बोल बेटे दर्शन, डिप्रिसिएशन अंडर SLM इफ रेट गिवन, ऐसा बोलो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बोलना फार्मूला की, डिप्रिसिएशन अंडर SLM इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, डिप्रिसिएशन अंडर SLM इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन। depreciation under SLM if rate of depreciation is given। If the rate is not given तो 30,000। अब आगे लिखो, if rate not given then depreciation under straight line method, वही पुराना घिसा बेटा फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना है बेटा असेट का, 150, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है 30, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर। बोलो बेटा कितना आया, 30,000 पर एनम। सिंपल है।
पढ़े आगे। सर तो फिर इसमें अगर निकाल दिया तो पहले की वर्किंग दिखाने की ज़रूरत है किसमें मतलब? डेप्रिसिएशन का, जैसे ये कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड हाँ हाँ, लाइक इधर ही दिखा दिया है, तो पहले भी दिखाने की ज़रूरत है। पहले की कौन सी? मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त। मैं समझा नहीं तू क्या पूछ रहा है। ये आंसर है नीले पेन से जो लिखा है। हाँ, पहले एकदम डेप्रिसिएशन जब कहा था ना कैलकुलेट करने, तब दिखाने की ज़रूरत है क्या? कहाँ पे दिखाएगा? एकदम स्टार्टिंग में। क्या बोल रहा है वो? अभी जैसे है नहीं रेट लिखा है डेप्रिसिएशन। नहीं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि कैसे आया वो है, तो कैसे आया मतलब? डेप्रिसिएशन कैसा है हाँ वो सर एक क्वेश्चन है, बोलना बेटा। जो पहला मेथड उसमें रेट रेट कैसा दिया है है, वो कुछ हाँ वैसे का बोला। ये ना, तो ये तो अभी भी लिखा ही ना हमने पूरा, ये भी तो लिखा ही है मैंने, देख लिखा ही ना फॉर्मूला पूरा है, देखिए उसमें खड़ा था, इसमें आड़ा लिख दिया। हाँ बोल बेटा। सर फर्स्ट वाले मेथड में जो स्क्रैप वैल्यू 30,000 आनी चाहिए वो बचेगी, स्क्रैप वैल्यू 0 आएगी। किसमें? फर्स्ट वाले मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आता हूँ कौन से केस में स्क्रैप वैल्यू जीरो आती है, कब नहीं आती है, बताता हूँ सारी चीज़, है ना। ये लिखा बेटा सभी ने? उसके बाद लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, यूजिंग डेटा given in the above question, calculate rate of depreciation। ऊपर के क्वेश्चन का डेटा यूज करना है, देखो ये वाला, ये देखो ये वाला, ये और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है। देखो ये लिखा सभी ने क्वेश्चन, 20%। ओके। यूजिंग द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। मैं एग्जाम्पल 4 का आंसर यहाँ पे लिखू क्या? रेट पूछा है, देखो ये फॉर्मूला पता है क्या आपको? डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट, तो इसको पलटा दो, इक्वल टू के इधर उधर गया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड होता है ना। इक्वल टू के उधर प्लस था, इधर आ गया तो माइनस, इक्वल टू के उधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ गया तो डिवाइड। ये रेट पूछा है इस बार, देखो ये फॉर्मूला तो सभी को मालूम ही है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट। पूछा क्या है? रेट, देयरफॉर रेट को इधर ही रहने दो, और एक कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवाइड, खेल खत्म। बोलो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है ऊपर वाले में? ये देखो डिप्रिसिएशन का अमाउंट 30,000 था। सर ये वाला अमाउंट क्यों नहीं लिया? अरे ये वाले अमाउंट के लिए रेट की जरूरत होती है, और रेट ही तो पूछा है, तो ये अमाउंट मेरे काम का है क्या? पहले मैं ये लिखूंगा, देखो ऐसे ऐसे लिखो आंसर, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, और रेट अगर परसेंटेज में पूछा है तो इनटू 100, बरोबर। नाउ ये अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, इसके लिए बना लो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? अमाउंट, कॉस्ट, रेट तो पता ही नहीं है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 150, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना था? बोलो बोलो 30, ऊपर था ना, और यूजफुल लाइफ कितनी थी? तो कितना आया? चलो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 150 इंटू 100, बोलो बेटा कितना आया? 20% पर एनम। कुछ था? अमाउंट पता नहीं था तो मैंने अमाउंट अलग से एक वर्किंग नोट बना के निकाल लिया। क्लियर?
बड़े आगे। अब लिखो सब लोग WDV मेथड। पहले आंसर लिखो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछो। डन। लिखा लिखा, बाकी है किसी का लिखना? जिसका लिखना हो गया उसने ऐसा हेडिंग देना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी का नाम रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी है। मैंने लिखवा के दिया था इसके पहले के लेक्चर में, इसके अलग अलग नाम, रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू, राइट। चले आगे। देखो ये सबसे आसान मेथड है, ज़रा ध्यान देना आप सबने। देखो मैं बताता हूँ, आप मुझे बताना। हाँ देखो, एक असेट है जिसकी परचेज प्राइस और कॉस्ट कितनी है 100, जिसकी परचेज प्राइस और कॉस्ट कितनी है 100। इसका डिप्रिसिएशन है आपको समझाने के लिए 10%, और मेथड कौन सी है WDV मेथड, और रेट कितना दिया है आपको समझाने के लिए 10%। ये है डेटा गिवन, बरोबर है। और कॉस्ट कितना है एसेट का? एसेट का कॉस्ट है 100। ये है डेटा गिवन, और आपको बोला है WDV मेथड से डिप्रिसिएशन निकालो। बहुत ईजी है मेथड। 100 का 10% बोलो कितना आया बेटा? वो माइनस कर लो, 90 बचा, 90 का 10 निकालो। वेरी गुड। अब ये जो 90 बचा इसको क्या बोलते हैं? BV और WDV। थोड़ी देर पहले बताया था ना, कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस किया तो बचता क्या है? WDV, या इसी का एक और नाम क्या है? BV। ये कब बचा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का बोलो या फर्स्ट ईयर के एंड का बोलो, वन एंड सेम थिंग। या तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोलो चलेगा, या तो एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर बोलो चलेगा। यस और नो? सो दोनों में से कैसे भी चलेगा, दोनों में से कैसे भी चलेगा बेटा। अब तुम बताओ, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है। ये अगर SLM होती तो मैं 10% से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता 100 को, क्योंकि SLM में हर बार किससे मल्टीप्लाई करते? फॉर्मूला याद करो SLM का, कॉस्ट इंटू रेट। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कॉस्ट को इंटू रेट, कॉस्ट को। बट ये मेथड का नाम क्या है? WDV। तो यहाँ पे कॉस्ट इंटू रेट रहेगा या WDV इंटू रेट रहेगा? बरोबर है। SLM का एक और नाम क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में हर बार हम लोग क्या करते थे? इसलिए हम लोग हर बार क्या करते थे? ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करते थे कॉस्ट से, क्योंकि उसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। हर साल ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए अमाउंट सेम आता था। बट इस मेथड का नाम क्या है? WDV। मेथड का नाम WDV, तो हर बार रेट इनटू WDV। अब तुम बताओ, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं या दूसरे साल के स्टार्टिंग के WDV से? मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं या दूसरे साल के स्टार्टिंग के WDV से? मेथड का नाम WDV है, इसीलिए दूसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो परसेंटेज इंटू दूसरे साल के स्टार्टिंग का WDV। बरोबर है क्या? हाँ चलो बताओ बेटा, कितना आया? 9। फिर बताओ WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, बोलो कितना बचा? बोलो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। अब थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो तीसरे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करो। चौथे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है, चौथे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करो। 81 का 10%, बोलो क्या आया? WDV एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर कितना बचा? 72.9। फिर चौथे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो चौथे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करो। यस और नो? कुछ ऐसे ही अपना मेथड चलता रहेगा क्या? यस और नो?
सो ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट दिया है तो हर बार कॉस्ट इंटू रेट, और WDV में हर बार WDV इंटू रेट। सर फिर अगर हर बार WDV इंटू रेट है तो फर्स्ट ईयर में आपने कॉस्ट से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये सवाल आ सकता है ना बच्चों के मन में। सर आपने बोला इस मेथड का नाम WDV है, तो आपने WDV यानी BV ना, WDV यानी BV बुक वैल्यू, तो सर आपने फर्स्ट ईयर में कॉस्ट से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे बाबा भूल गए क्या? मैंने अभी अभी मशीन खरीदा 100 रुपये की, और वो 100 रुपये की एंट्री में बुक में करूँगा तो ये 100 रुपये ही क्या बन जाएगा? तो फर्स्ट ईयर में जब असेट इंस्टॉल करते हैं तब कॉस्ट ही क्या होता है? WDV। समझ में आया क्या? पक्की बात? डन। ये लिख लो। अगर इससे किसी को फार्मूला बनाना है तो फार्मूला बन सकता है क्या रे? देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हर बार, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? कॉस्ट से। ये WDV है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इंटू रेट, इंटू रेट। सिंपल हो गया। चौथे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो बोल WD मेथड में कौन से WD से मल्टीप्लाई करेगा? चौथे साल के स्टार्टिंग। पांचवें साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो पांचवें साल। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग का WDV, स्टार्टिंग का। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का WDV। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का WDV। फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का WDV। सेवेंथ ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो सेवेंथ ईयर के स्टार्टिंग का WDV। यस और नो? इसी में अगर एक और सवाल पूछ लिया आपको, सेम डेटा दे करके आपको पूछा कि ऑल्सो कैलकुलेट द WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, बोलो आंसर क्या रहेगा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, बोलो आंसर क्या रहेगा? बोलो बोलो, ये आंसर है ना 72.9। अगर पूछा आपको WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर 81, अगर आपको पूछा WDV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 90, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर 90, WDV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 90। कितने सारे 3-4 सवाल और बन गए। बरोबर है क्या? यस और नो? लिखा बेटा सभी ने? लिखो। क्या हुआ चुलारी छोटी, जीवन की दानी मोटी, टूटे हैं तो मुझको ना बताना। अब देखते हैं, चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखवा के देता हूँ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहेगा अपना? 6 ना? ये था 5वां। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 6। स्क्रॉल करो, नीचे करो थोड़ा। हाँ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 6। लिख बेटा। हाँ, HA लिमिटेड purchased a machinery, बराबर है? HA लिमिटेड purchased a machinery on the first day of, डायरेक्ट डेट लिख लो ना, 1 जनवरी 2022। HA लिमिटेड purchase a machinery on 1st of January 22 for rupees 10,000, for rupees 10,000 and incurred rupees 2,000 as an installation charges. Estimated scrap value, लिखो फटाफट से, ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज
4,000 बरोबर। आगे लिखो, लिखो फटाफट से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ depreciation at the end of year 31st March using 12% rate, ब्रैकेट में लिखना WDV मेथड। बाप रे, चलो निकालो। सब कुछ आपको पता है, बस इतना है कि इन्होंने इस बार ऐसे फॉर्म में लिख दिया। लगाओ दिमाग, निकालो। WDV मेथड यूज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है साथों साथ। कौन से ईयर के एंड पे निकालना है? फोर्थ ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन निकालना है। नहीं, वो तो स्क्रैप वैल्यू है। आपको करंट ईयर के एंडिंग में कुछ बोला नहीं है तो करंट ईयर का एंडिंग। सिर्फ ईयर के एंडिंग का डेप्रिसिएशन। हाँ, आगे कितना आया? लॉस हो गया। क्या बुक हुआ? वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर होगी 9100। 9,000। 100 सेकंड ईयर के स्टार्ट। नहीं, एक सेकंड 9000 नहीं होगी डेप्रिसिएशन करेक्ट। अरे यार गलती कर दी, एक सेकंड गलती कर दी। You consider only 10,000. हाँ 1080 डेप्रिसिएशन 1080 आएगा। मानस भी आप लोगों के ही उतना होशियार है, घबराना नहीं। क्लास में कोई बच्चा पहले आंसर दे तो चिंता नहीं करना किसी भी चीज़ की। मानस, ये सब तेरे दोस्त है, तो इनको थोड़ा सा आलिसविल कर दिया कर। स्कूल में भी है इसलिए आता है मुझे। हाँ, ये फर्स्ट टाइम कोई मेरे लाइफ में बच्चे ने ईमानदारी से जवाब दिया कि सर ऑलरेडी ये टॉपिक स्कूल में हो गया, वरना कोई बच्चा जवाब देता नहीं ऐसे। वरना हर बच्चा क्या बोलता है? हाँ मेरे को आता है सर, रीज़न कोई नहीं बोलता। मानस ने ईमानदारी से रीज़न बताया, उसके लिए भाई। नहीं तो बच्चे रीज़न नहीं बोलते ना, बच्चे क्या करते, कॉलेज में हो गया, मेरा हर बार का है ना 11th-12th में, कोई ये बच्चा आज तक बोला नहीं। इसने ईमानदारी से बता दिया कि इस कॉलेज में स्कूल में हो गया इसलिए आ रहा है, वरना बच्चे जनरली बोलते नहीं हैं। तो क्या ये सब तेरे साथ वाले, नहीं तो क्या होता है बच्चों का कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता कि अरे यार। तो बोला हो गया। हाँ हाँ, ये ही छोटी छोटी चीज़ें रहती ना बचपन से, जो आगे तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है, ये वैल्यू डिटरमाइन करती है। आपका एटीट्यूड इसी से डेवलप होता है। आ गया तुम 1440 कैसे आ रहा है? सब लोगों को मेथड कौन सी बोली बेटा यहाँ पे बताओ तो ज़रा मुझे। WDV। मैं आंसर ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूँ, लिखो। HA लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ depreciation using WDV मेथड। बोलो बेटा। WDV ऑफ, हाँ बोल बेटा। रिस्पेक्टिव ईयर क्यों रे, क्या हुआ बेटा? डेप्रिसिएशन 360 आएगा और बुक वैल्यू 1164 आएगा। ओके 360 ये फाइनल। फाइनल। मैंने 9 महीने का निकाल दिया गलती से। 3 महीने का। निकाल दिया। अभी ध्यान से सुनना, असेट कब खरीदा, ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी को। और ईयर एंड कब आ रहा है? 1 जनवरी के बाद जो भी पहला 31 मार्च आएगा वो ईयर एंड है, लिखा है ना ईयर एंड।
31 मार्च। एक असेट खरीदने के बाद पहला 31 मार्च कब आ रहा बताओ? 1 जनवरी को असेट खरीदा, जैन फेब और मार्च, 3 महीने बाद ना। तो इस पहले साल में उस असेट पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? 3 महीने का। असेट खरीदने के बाद पहला 31 मार्च आ रहा 3 महीने बाद। सुन लो बेटा, यहाँ पे WDV कितनी आ जाएगी असेट की? 12,000। कैसे? 10 + 2 इंटू 12% इंटू 3/12। 3/12 क्यों? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। 12%, ये 12 महीने का है तो 3 महीने का 3%। डायरेक्ट 12,000 का 3% निकालो, या फिर 12,000 का 12% निकाल के 3/12 से मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो, आएगा कितना? 360। बरोबर? कुछ बात समझ में आई क्या? और बुक वैल्यू 12,000 में से 360 माइनस कर दो। सर इसमें एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं था। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि मैंने तभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर परसेंटेज दिया है तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना, चाहे कोई भी मेथड हो। अगर परसेंटेज आपको रेडीमेड दे दी है, जैसे यहाँ पे WDV में परसेंटेज दिया है ना, तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपने माइनस करने का काम नहीं। हमने ऊपर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस की थी क्या बताओ? ये देखो कहाँ गया अपना WDV। अच्छा मैंने मिटा दिया वो यहाँ पे। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का काम नहीं है। जैसे मैंने पहले SLM किया, फिर बाद में देखा WDV WDV है। इसको एक और तरीके से करके बता दूं। ये देखो असेट की कॉस्ट कितनी है बेटा? 12,000। WDV मेथड रेट कितना है? 12% पर एनम। बोलो बेटा, रेट 12% पर एनम वर्ड लिखना भूलना नहीं। हाँ, क्वेश्चन में भी पर एनम है। कॉस्ट 12,000 कैसे आया? 10 + 2। 10 + 2 क्यों? असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन विल बी एडेड। असेट को तैयार करने के लिए जो भी खर्चे आपने स्पेसिफिकली असेट के लिए इनकर किए वो सब असेट के वैल्यू में ऐड कर दो, तो टोटल कॉस्ट मिलेगी। टोटल कॉस्ट है 12,000। अब बोलो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 12%, बट ये कितने पीरियड के लिए आएगा? बट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्यों? 1 जनवरी असेट खरीदा और 1 जनवरी के बाद पहला जो 31 मार्च आया वो कितने महीने बाद आ गया? ईयर एंड। तो कितना पीरियड हो गया? 3 मंथ। बरोबर है कि नहीं? और यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना। 12% 12 महीने का है तो 3 महीने का 3%। 12 महीने का 12% तो 3 महीने का 3। 12 का 12 तो 3 का 3। तो 3% निकाल लो डायरेक्टली, इसका कितना आ जाएगा? 360। और बचा कितना? 11,640। यह है WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, या इसी को बोलेंगे WDV। पेपर में इतना डिटेल में मत लिखना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। दो चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी एक लिख दिया तो भी चलेगा दोनों में से। कुछ था रे इसमें? सिंपल है। सो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखो। फिर उसके बाद एक छोटू सी चीज़ और बताता हूँ, एकदम कॉमन सेंस वाला एग्जाम्पल है, आप मुझे बताना उसका जवाब क्या रहे। पहले लिखो आराम से। कुछ किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे प्लीज़ पूछो। इजी है, फॉर्मूला बेस है या फॉर्मेट बेस बोल दो, बरोबर है। फिर हम लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। काफ़ी बाळा समजलं का तुला सूरज? स्पेशियस लिखो, अच्छे से लिखो बेटा, एकदम समझा बेटा? सूरज लिखा बेटा? उधर दर्शन लिखा? मैं पूरा 12% ही लेने वाला था, बट तारीख देखा मैंने, असेट खरीदा 1 जनवरी को, बराबर है क्या? असेट खरीदा 1 जनवरी को,
और असेट खरीदते ही पहला ईयर एंड आ गया 31 मार्च। लिखो बेटा फटाफट से, किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो पहले। हाँ सर, चले यहाँ से, यहाँ से। हाँ, ये कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, बताओ? 6। लिखो अब एग्जाम्पल 7। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, तो ध्यान से सुनना। पहले देख लो एक बार, ओरल जवाब देने की कोशिश करना। ये देखो, आपको डायग्राम ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये असेट आज खरीदा, परचेज, असेट खरीदा, परचेज, मशीनरी परचेज, कितने में खरीदा? 100 में, 100 लाख समझ लो। एक साल खत्म हो गया। डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना है आपको समझाने के लिए? 20। बोलो असेट का बीवी और डब्ल्यूडीवी कितना बचा? 80। वेरी गुड। और एक साल यूज़ किया असेट। डेप्रिसिएशन 16। मेथड समझ लो, कौन सी मेथड लो, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? सर डब्ल्यूडी ये लो, चलो डब्ल्यूडीवी मेथड। 16। और रेट कितना है? 20%। 20%। ये गिवन है। हाँ बोलो, अब कितना आया? 16। बोलो बीवी कितना बचा? 64। 2 साल असेट यूज़ किया। बोलो आपने 2 साल में असेट के कितने मज़े लिए? 20 और 16, 36 के। बोलो 2 साल में असेट कितनी एंजॉय किया? 36। बोलो 2 साल में असेट कितनी कंज्यूम किया? 36। बोलो 2 साल में असेट कितनी एक्सपायर्ड हो गई? 36। बोलो 2 साल में असेट कितनी डेप्रिसिएट हो गई? 36। बोलो 2 साल में असेट कितनी आपकी क्या कहते हैं उसको, कंज्यूम हो गई, एक्सपायर हो गई, यूज़ कर लिया, घिस गई, कितने की? 36। बोलो उतने की एसेट एंजॉय करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, एक्सपायर्ड करने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद, डिप्रिसिएट करने के बाद, वन एंड सेम थिंग ना, शाम तेरे कितने नाम, सब एक ही बात है। सो असेट को आपने कितने की घिस लिया? 36 की। बोलो घिस के अब असेट बची कितने की? 64 की। आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर दैट असेट वॉज सोल्ड फॉर, वो जो असेट 100 की खरीदी थी ना, 2 साल बाद उसको बेच दिया, वॉज सोल्ड फॉर 70। अब तुम बताओ फायदा है नुकसान क्या हुआ? फायदा है नुकसान? 100 की असेट थी ना, लेकिन वो 100 की असेट 70 में बेचा, सर फायदा होगा। सर फायदा। साल के बाद जो बुक वैल्यू बचेगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ये उतने एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो बचा हुआ जो डेप्रिसिएशन है उसको हटा देंगे। और कोई? हमने असेट के मजे भी तो लिए। हमने असेट को 2 साल यूज कर करके कितने का बना दिया? और 64 की चीज कितने में बेची? तो हम लोग फायदे में ही है ना। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट का फॉर्मूला बन गया आपका, देखते देखते। ये देखो फॉर्मूला कैसे बना, सेल प्राइस माइनस, देखो मैंने क्या लिखा, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू कितना है? 64। अरे बाबा 100 रुपए की असेट को आपने घिस घिस के कितने का बना डाला? 64 का। 64 की चीज 70 में बेची तो फायदा ही हुआ ना। 70 माइनस 64 कितने का फायदा हुआ? प्लस आया मतलब फायदा हुआ, माइनस आया रहता है इसका आंसर तो लॉस आता। ओके, यही था कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। बट ये बहुत इजी है, बेसिक है। हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।